हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियंस शो पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के बेसिस पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, या हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिहाज से भी। कई सारे बच्चे जो ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं हो पाती टॉपिक्स पर। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो लाइब्रेरी साइंस है वो थ्रू दी डिस्क्रिप्टिव। एंड पहला टॉपिक मैं जो लिया हूँ वो है फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और उसका टॉपिक है सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, जो लाइब्रेरी साइंस के बेसिक हैं, यानी लाइब्रेरी साइंस कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे होती है, उस चीज़ को समझेंगे। आज के लेक्चर में बस मैं सोशल एस्पेक्ट को कवर करूँगा, लाइब्रेरी के सोशल एस्पेक्ट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, यानी लाइब्रेरी कैसे इवॉल्व हुई, एंशियंट टाइम में कैसे लाइब्रेरी थी, मेडिवल में कौन सी लाइब्रेरीज थी, एंड मॉडर्न में। ठीक है, ये हेल्पफुल होने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी जो आने वाले EMRS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है कृष्ण कुमार पटेल। ठीक है, और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैंने इन प्लेसेस पे पहले केंद्रीय विद्यालय में, फिर SLIA IIT दिल्ली में काम किया हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल DSSB, इन सबको मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब जो बच्चे EMRS एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ध्यान में ये चीज रखनी है कि EMRS पेपर जो है 2 टायर्स में हो रहा है। ठीक है, टायर 1 एंड टीयर 2। ठीक है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में जनरल एस्पेक्ट आएगा, वो क्वालिफाइंग नेचर है। मैंने सिलेबस पहले ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं बार बार डिस्कस करने नहीं जाऊंगा कि उसका क्या सिलेबस है। वो एक बार आप पिछला वीडियो रेफर कर लीजिएगा, फर्स्ट वाला, जिसमें EMRS नोटिफिकेशन वैकेंसीज उसको डिटेल में समझाया हुआ है। क्योंकि पहला टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, टीयर 1 इज गोइंग टू बी क्वालिफाइंग। तो ये फाइनल मेरिट इसके बेसिस पे नहीं बनेगी। फाइनल मेरिट इज गोइंग टू बी मेड फ्रॉम द टीयर 2 एग्जाम। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और आप ज्वाइन करेंगे। तो टीयर 2 का पैटर्न क्या है कि 40 क्वेश्चंस MCQ आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। आप MCQs के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। आप अमेजन पे जाएंगे, लाइब्रेरी साइंस थ्रू MCQs, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, वो बुक्स बनाया हुआ है, सॉरी। तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। मैं जो रिकमेंड करूंगा, या मैंने एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मैं आपको बताता हूं, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अखिल अहमद की नोट्स हैं MCQs पर, जो कि UGC नेट को सिलेबस में ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लेकिन स्कूल लाइब्रेरी में UGC नेट का पूरा सिलेबस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च वगैरह नहीं आते हैं, तो वो सब नहीं पढ़ना है आपको। EMRS के लिए स्कूल लाइब्रेरियन का सिलेबस स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है आपको, देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। अभी मैं दिखा देता हूँ सिलेबस आपको। तो 40 क्वेश्चंस आपके MCQ एंड 15 डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका अभी तक कोई भी वीडियोस, या मुझे लगता है नहीं बनाया गया होगा, जो अच्छे से सारे सिलेबस को कवर करे। तो मैं उसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। आप क्या करेंगे, जब मैं कोई टॉपिक समझा देता हूं, ठीक है, टॉपिक पढ़ा देता हूं या समझा देता हूं, उसके लास्ट में मैं क्वेश्चंस एक दो दूंगा, क्वेश्चन एक दो दूंगा। तो उसके आप मॉडल आंसर्स लिख के, इसी लेक्चर में जो मैं बताऊंगा उसी से आप आंसर लिख के उसको बार बार पढ़ के
प्रैक्टिस करके आप उसको याद करिए। और जो मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम के लिए। मैं बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आप सिलेबस को रिफर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिफर करिए, एमसीक्यू को सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है, और उनको आप याद भी करते रहिए साथ ही साथ, जिससे कि आपका 40 क्वेश्चंस जो हैं ये एमसीक्यू वाले भी होते रहे तैयार, और डिस्क्रिप्टिव जो कि 60 नंबर का है, बहुत ज़्यादा वेटेज है 60 नंबर, 40 और 60 का वेटेज ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आप इसमें तो सभी बच्चे गुड करेंगे, अच्छा करेंगे एमसीक्यू में। एडवांटेज किसको मिलेगा? जो डिस्क्रिप्टिव पर भी ध्यान देगा, अच्छे से इसको लिखेगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर वेरियस एग्जाम के हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए। बहुत सारे लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स होते हैं, उनके भी पेपर को सॉल्व करते रहिएगा, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ते हुए शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईएमआरएस के सिलेबस क्या है। ईएमआरएस का ये सिलेबस है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये सिलेबस कई पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो लाइब्रेरी है एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिट 1 है इसका, यानी लाइब्रेरी जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो समाज में जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है, जो सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाता है, ठीक है। तो किस हिसाब से क्या क्या चीजें हैं वो इस यूनिट में डिस्कस की गई हैं। सोशल एस्पेक्ट्स क्या है लाइब्रेरी के, एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, लाइब्रेरी कैसे कैसे इवॉल्व हुई एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम में। तो आज मैं केवल सोशल एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में हिस्टोरिकल फाउंडेशंस को, ठीक है। फिर इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, फिर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज का सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट शुरू करने से पहले यहाँ पर जो भी चीजें जरूरी होंगी मैं बताते रहूंगा कि क्या आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज, मैं रिसोर्सेस मेनली फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेस यूज करने वाला हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर किसके हो गए? इग्नू के। इसमें क्या होता है कि वेरियस प्रोफेसर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बुक को कंसल्ट करके, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स पर इस पीडीएफ को प्रिपेयर करते हैं। तो ये कंपाइलेशन, ये पीडीएफ्स जो प्रिपेयर की जाती हैं बहुत सारे बुक्स को कंसल्ट करके, इसलिए दे आर गोइंग टू बी दी वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर एनी एग्जाम। दे आर दी बेस्ट रिसोर्स आई विल से, ओके। So you can definitely consult them, you can definitely learn them and use in your exam as it is, ठीक है। What I am going to do you make you understand the topics, make you understand the syllabus, okay। So all you need to do is you need to prepare your notes from these lectures, I will tell you, यानी आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने इस लेक्चर में, क्योंकि मैं पीपीटी नहीं बना रहा हूँ या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पीपीटी को बना पाऊँ, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दूंगा, ठीक है, ये पीडीएफ भी बता दूंगा कहाँ पे आप पा सकते हैं इसको, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपनी मेहनत करनी है। आप जब खुद से मेहनत करेंगे, लिखेंगे, तो आपके माइंड में जाएंगे, इस हिसाब से आपको लर्न होंगी चीज़ें। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग लिखें और याद करें, ठीक है, नोट्स बनाते रहें। पेन पेपर लेकर जरूर बनिए, क्योंकि लेकर बैठिए, क्योंकि आपको साथ ही साथ नोट्स बना लेना है। हर चीज़ का नोट्स नहीं बनाना है, मैं बता दूंगा क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। अब ये सोसाइटी, हम मीनिंग देखते हैं कि सोसाइटी का मीनिंग क्या है। हम सभी जानते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, ठीक है, मैन सोशल एनिमल है, यानी सोसाइटी से जुड़ा हुआ प्राणी है, ठीक है। और सोसाइटी क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप,
यानी जो बहुत सारे रिलेशनशिप हैं इस सोसाइटी में वर्क करते हैं। एक सोसाइटी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, कार्यालय हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे हैं। फिर आदमी इन्हीं सब में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए मैन को सोशल एनिमल बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि a thoroughly informed and understanding of all past intellectual achievement of mankind is essential for the survival of human society। क्या होता है कि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है किसी भी ह्यूमन सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए। आप जानते हैं ओल्ड स्टोन एज से शुरू होता है हमारा जीवन, जो रिकॉर्ड हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। स्टोन एज से शुरू होके आज हम मॉडर्न लाइफ में पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इन सब का बेसिस क्या रहा है, इन सब का बेसिस यही तो रहा है, इंफॉर्मेशन। किसी ने कुछ खोज किया, किसी ने कुछ खोज किया, और उस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किसने किया, रखा किसने, लाइब्रेरीज ने, ठीक है, या ह्यूमन माइंड ने उसको रखा, और वो आगे बढ़ती गई, और उसी बेसिस पे सोसाइटी जो है इवॉल्व होती रही, ठीक है। तो a thoroughly informed understanding of all past intellectual achievement of mankind is essential for human सर्वाइवल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्टोन एज से लेके जो है द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोन एज टू द एज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन अ लॉन्ग वन फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंफॉर्मेशन इज द फाउंडेशन अपॉन व्हिच अ technical age in which we currently reside and the technological revolution that we are witnessing today are built। यानी इंफॉर्मेशन ही वो बेसिस है जिसके बेसिस पे क्या हुआ है, सोसाइटी इवॉल्व हुई है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो, ठीक है, या फिर सोसाइटी का बेहतर और बेहतर होते जाना। तो इंफॉर्मेशन इज एट द कोर ऑफ आवर करंट सोसाइटी। इतना चीज समझ गए आप समझे कि क्या है, मैन सोशल एनिमल है, और ठीक है, सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ने हमेशा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंफॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी। ये आप इंट्रोडक्शन याद कर सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, लेकिन ये एज इट इज एग्जाम में उतना जरूरी नहीं है, सोसाइटी इतना जरूरी नहीं है। फिर जरूरी क्या रहने वाला है, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, अगर इंफॉर्मेशन मस्ट बी गैदर्ड एंड डिसेमिनेटेड इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टू रीच द अप्रोप्रिएट यूजर। अब इंफॉर्मेशन को अगर कहीं यूज करना है तो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी गैदर्ड, यानी इकट्ठा होना चाहिए, फिर इसको डिसेमिनेट करना चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और फिर क्या होगा, जिससे कि यूजर जो भी उस इंफॉर्मेशन के हैं उसको यूज कर पाए, ठीक है। सो इस इंफॉर्मेशन को, अब सोसाइटी में इतना इंपॉर्टेंट रोल है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, तो कुछ ना कुछ भाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, गैदर कर सके, इवेल्युएट कर सके कि हाँ भाई कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, सही है, कितना यूज हो सकता है, उसको स्टोर किया जा सके, यानी रखा जा सके, और फिर डिसेमिनेट किया जा सके। जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड, दैट मस्ट बी क्या होना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किसको, जो भी उसके यूजर्स हैं। कोई इंफॉर्मेशन हर लोगों के लिए जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट हो, तो इसीलिए क्या होता है, हमारा कौन पिक्चर में आता है, लाइब्रेरीज। सो लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी क्या करती है, किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करती है। गैदर किस फॉर्म में करती है, चाहे वो बुक्स हो गए, ठीक है, गैदरिंग का फॉर्म क्या हो गया, बुक्स हो गए, ठीक है, वेरियस डॉक्यूमेंट्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, उसमें लाइब्रेरी गैदर करती है, फिर उसको इवेलुएट करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, फिर वो यूजर्स तक पहुंचाती है। तो इसीलिए लाइब्रेरी पिक्चर में आती है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोसाइटी का डेफिनेशन क्या है। सोसाइटी हम कुछ नहीं है,
सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड एसोसिएशंस। यानी सोसाइटी क्या है, कंपोजिशन है क्या क्या का, ग्रुप्स का, चाहे वो कम्युनिटीज हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गई, इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल हो गए या एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस हो गए या जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, और जो एसोसिएशन क्या हो रहे हैं सोसाइटी में दे एग्जिस्ट टुगेदर, साथ में ही रहते हैं, हम देख रहे हैं, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, इतना हो गया सोसाइटी का डेफिनेशन, ये आपको एक पेज में लिख लो। ठीक है, सोसाइटी का डेफिनेशन लिख लो, और ये इंट्रो में ये लिख लेना कि जो है ये इंफॉर्मेशन कैसे बेसिस है सोसाइटी का। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कैसे बेसिस है सोसाइटी का, और इंफॉर्मेशन को कैसे किया गैदर, मतलब लाइब्रेरी कब पिक्चर में आती है, किस लिए, गैदर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, स्टोर और डिसेमिनेट करने के लिए। फिर सोसाइटी का डेफिनेशन लिख लिया कि सोसाइटी इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन जो एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर फॉर दियर म्यूचुअल बेनिफिट्स। अब कैसे, जैसे मान लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या है, कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए। ठीक है, फिर क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, फिर क्या है, डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस क्या है, हॉस्पिटल्स हैं। तो इन सब का क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है, और ये सभी लोग आपस में मिलके रहते हैं, यानी किसी न किसी तरह से लिंक्ड हैं फॉर दी म्यूचुअल बेनिफिट्स। इसी को हम लोग सोसाइटी बोल सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ सोसाइटी, ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है ये चीजें, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, ठीक है, जो शुरू हुआ जब हम कुछ भी खोज नहीं हुआ था तो एनिमल्स का शिकार करते थे और उन्हीं को हम लोग खाते थे। ठीक है, फिर हॉर्टिकल्चर आया जिसमें क्या हुआ, विलेजेस डेवलप हुए, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट शुरू हुआ। ठीक है, पेड़ पौधे शुरुआत हुई, तो उसको हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बोलते हैं। फिर टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी आई जो हमारी इंडियन सोसाइटी है। ठीक है, पहले के टाइम पे। फिर धीरे धीरे जब वो भी सोसाइटी एडवांस कर जाती है तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है जिसमें इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। ठीक है, हमने देख लिया सोसाइटी क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी इवॉल्व कैसे होती है। ठीक है, जो बता रहा हूं उतने का ही नोट्स बनाइएगा, और शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट, जो डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बताऊंगा। अब एक सोसाइटी इवॉल्व कैसे होती है, पहले क्या होता है कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी डेवलप होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होता है कि जो है प्लांट्स को उगाया जाता है, उन्हीं के बेसिस पे सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है। ठीक, और वो खेती किसानी करती है। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है जब ये थोड़ा सा एडवांस होता है। फिर क्या होता है इसके बाद, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। आज के टाइम पे बोला जाता है ना, इंफॉर्मेशन इज दी व्हाट, न्यू डेटा, ऐसे कुछ करके कोट है। इंफॉर्मेशन, वेरियस कंपनीज क्या कर रही हैं, हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं और वो अपने बिजनेसेस में यूज करती हैं। तो a society which gave technological tools that made impact on production of information and public services such as e-governance, e-commerce, ये सारी चीजें। ठीक है, जहां पे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इस सोसाइटी। फिर और एडवांस सोसाइटी, नॉलेज। ठीक है, where knowledge production and consumption is the major important thing। तो ये रहा थोड़ा सा जो है हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में आप इंट्रो। अब मैं बता देता हूं आपके नोट्स कैसे होने चाहिए। नोट्स में क्या पॉइंट्स आप लिखोगे, इसी से बना लेना नोट्स, नो डाउट, कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इंट्रो लिखोगे। ठीक है, जहां पे आप इंपॉर्टेंस बताओगे इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस बता दिया इंफॉर्मेशन की, इनकी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर इसको डिसिमिनेट किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको, यूजर्स को। ठीक है, तो इसीलिए लाइब्रेरीज पिक्चर में आती हैं एक सोसाइटी में। ठीक है, और सोसाइटी क्या है,
सोसाइटी इज नथिंग बट ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, किसका? ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड किसका? एसोसिएशंस का। दे आर म्यूचुअली दे आर रिलेटेड फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट। और यही बोल सकते हो कि लाइब्रेरीज प्ले ए क्रिटिकल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। इतना थोड़ी सी चीजें हो गई, बस इतना ही जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा इसमें याद करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोसाइटी हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किसे बोलते हैं? लाइब्रेरी के वेरियस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो जो लाइब्रेरी वर्ड है, ठीक है, अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इट रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। इंग्लिश में सिंपल अगर लाइब्रेरी का मीनिंग पूछा जाए तो दैट इज अ सिंपल कलेक्शन ऑफ बुक्स गैदर्ड फॉर स्टडी, रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए या रेफरेंस के लिए या रिक्रिएशन यानी इंजॉयमेंट के लिए। हम लोग नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो ये किस लिए हम पढ़ते हैं? एंजॉय करने के लिए, अपना रिक्रिएशन के लिए। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन लाइवर। ये एमसीक्यू आता है कि जो है लाइब्रेरी वर्ड किस वर्ड से डिराइव किया गया है? लाइवर से। और लाइवर कहाँ का भाषा का टर्म है? दैट इज लेटिन का। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आता है। ओके, लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है? तो तमाम डेफिनेशंस जो है दिए हुए हैं। ठीक है, तमाम डेफिनेशन दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स यूज्ड फॉर रीडिंग और स्टडिंग और द बिल्डिंग और रूम इन व्हिच सच कलेक्शन इज केप्ट। ठीक है, ये कलेक्शन है बुक्स का जो यूज किया जाता है रीडिंग के लिए, और द बिल्डिंग और रूम इन व्हिच सच कलेक्शन इज केप्ट, यानी किसी बिल्डिंग या रूम में इस कलेक्शन को रखा जाता है। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। आप इसमें बुक्स को, बुक्स मतलब एक किताब ही नहीं होगा, इसमें होगा इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। आज हम सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, हम सीमित हैं ई डॉक्यूमेंट्स हो गए, ई बुक्स हो गए, ठीक है, जर्नल्स हो गए, डेटाबेसेस हो गए। तो इन सबको लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस सच एज ई बुक्स, ठीक है, डेटाबेसेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस दैट आर केप्ट फॉर रीडिंग स्टडिंग। ठीक है, तो रीडिंग मटेरियल को क्या करना चाहिए? दैट नीड टू बी गैदर्ड। इन रीडिंग मटेरियल को क्या करना चाहिए? गैदर करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्लासीफाई करना चाहिए और कैटलॉग करना चाहिए, तभी तो ये ऑर्गेनाइज होगा। एंड प्रिजर्व बाय द लाइब्रेरी एंड मेड अवेलेबल ऑन द डिमांड। तो लाइब्रेरीज क्या करती हैं? लाइब्रेरीज गैदर करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं और इस लाइब्रेरीज रिसोर्सेस को जो है प्रिजर्व करती हैं, यानी रखती हैं, और जब कोई यूजर मांगता है तो उसको वो इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, सो एज ए गेटवे टू नॉलेज, लाइब्रेरीज प्ले अ फंडामेंटल रोल इन सोसाइटी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक, ये हमने क्या डेफिनेशन देखा? सिंपल सा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का डेफिनेशन हो गया लाइब्रेरी का। ठीक, अब लाइब्रेरी डेफिनेशन जो है एस आर रंगनाथन जी ने दिया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ही इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फील्ड में ये जो है बहुत ही ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनसे रिलेटेड बुक्स और इनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्या इन्होंने बताया है। लाइब्रेरी इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है लाइब्रेरी, दैट इज एस्टेब्लिश्ड और एस्टेब्लिशमेंट या कोई एस्टेब्लिशमेंट है दैट इज चार्ज विद द केयर एंड कलेक्शन ऑफ बुक्स, जिसमें जो है किताबों का रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। एंड वो उस एस्टेब्लिशमेंट की ड्यूटी क्या होती है? मेकिंग देम एसेसिबल टू दोज हु रिक्वायर देम एंड यूज देम। इन्होंने सेम बात वही बोली कि जो है
लाइब्रेरी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसमें किताबों को रखा जाता है। किताबों का मतलब इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस हो गया। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि बुक्स ही नहीं एक माध्यम है आज के समय में, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को रखा जाता है और फिर क्या होता है, उसको यूजर को जब भी उनको जरूरत पड़े तो मेकिंग देम असेसिबल, ठीक है, उनको फिर जो है अवेलेबल किया जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया लाइब्रेरी किस वर्ड से लिया गया है, लैटिन भाषा के लाइवर से। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो आप लाइब्रेरी का सिंपल टर्म, लाइब्रेरी का डेफिनेशन देख सकते हैं। और ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिफाइन लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी इज अ collection of sources of information and similar resources made accessible to a defined community for reference or borrowing। यानी ये कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस है और या सिमिलर रिसोर्सेस या उसी से मिलते जुलते रिसोर्सेस का क्या है, कलेक्शन है। और उनको कब दिया जाता है, जब यूजर डिमांड करता है, चाहे वो रेफरेंस के लिए, रेफरेंस मतलब हो गया कि आओ और अपना इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द कंसल्ट करके बुक को रख दिया। अब फिर बारोइंग क्या हो गया, बारोइंग मतलब उधार ले जाना, हम पैसे लेते हैं ना जैसे उधार किसी से, वैसे किताबों को उधार लाइब्रेरी में से मिलता है 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, और डिपेंड करता है लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है फिजिकल या डिजिटल एक्सेस टू मटेरियल एंड मे बी अ फिजिकल बिल्डिंग और रूम और वर्चुअल स्पेस और बोथ। या चाहे वो किसी बिल्डिंग में हमें रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है या हम सिंपली नेट से जाते हैं, इंटरनेट से, और लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो ये हो गया क्या, वर्चुअल मोड, ठीक है। तो हम चाहे फिजिकल मोड से लें चाहे वर्चुअल मोड से इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को, ठीक है। तो लाइब्रेरीज ऑफन बीन क्वाइट एरियाज, इस पता है ना कि शांत माहौल में माहौल ये प्रोवाइड करती हैं, और ये कॉमन एरिया भी प्रोवाइड करती हैं, चाहे ग्रुप स्टडी के लिए हो या कोलैबोरेशन के लिए हो। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये लाइब्रेरी का डेफिनेशन, आपने 3-4 डेफिनेशन देखे। अब कोई सा भी डेफिनेशन आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स क्या लिख लेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिख लेंगे कि लाइब्रेरीज क्या है, लाइब्रेरीज आर नथिंग, लाइब्रेरीज आर क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस which are आप जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं या इसमें से भी लिख सकते हैं, which are gathered, evaluated and made accessible when user demands or made virtually available, ठीक है। इट इज अ प्लेस, ठीक है, लाइब्रेरी इज अ प्लेस, ठीक है, in which information are what gathered, evaluated and made accessible when the user demands, या इसमें से उसको भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सिंपल सा डेफिनेशन एक लिख के आगे बढ़ जाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का कंपाइलेशन मैं बाद में दूंगा, आप मैं जो बता रहा हूं उतना नोट्स में अपने डाल लीजिए, लिख लीजिए। अब लाइब्रेरी का नीड क्या है, ये यूज क्या है या पर्पज क्या है, ये एक बार आप सरसरी नजर से देख लीजिएगा। लाइब्रेरी का नीड एंड पर्पज क्या है, क्योंकि ये क्या करती है, ह्यूमन के थॉट, आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है और अवेलेबल बनाती है, ठीक है। ह्यूमन का थॉट आइडिया किस फॉर्म में, चाहे वो बुक के फॉर्म में हो गया, चाहे ऑडियो विजुअल, सीडी डीवीडी या म्यूजिक, किसी भी काम में किसी भी रूप में वो चीज हो सकती है। तो लाइब्रेरी क्या करती हैं, इसको मेक अवेलेबल करती हैं, किसी भी थॉट को, आइडियाज को, एक्सप्रेशन। बुक क्या है, किसी के आइडियाज हैं, किसी के थॉट्स हैं, यही तो है ना बुक्स। या म्यूजिक क्या है, किसी के आइडियाज, थॉट हैं। तो लाइब्रेरी जो है, ऐसे म्यूजिक लाइब्रेरीज भी होती हैं, ठीक है। लाइब्रेरी एक बुक्स की लाइब्रेरी ही नहीं, म्यूजिक का भी होता है, ऑडियो विजुअल जिसमें आते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोशल और इंटेलेक्चुअल लाइफ्स। हमारी लाइफ में लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो सोशल हो गया,
हमारा जिससे बिहेवियर डेवलप होता है, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छे से बिहेव करेंगे, या हमारा बुद्धि का स्तर हो गया उसमें भी इम्प्रूव करती है। द गोल ऑफ लाइब्रेरी इज टू मार्केट, एडवर्टाइज एंड प्रमोट इट्स रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, लाइब्रेरी का रिसोर्सेज को वो प्रमोट करती है, ठीक है, उसको लोगों यूजर्स तक पहुंचाती है। फिर लाइब्रेरीज कमांड रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी, है ना, लाइब्रेरीज क्या करती हैं, एक रिस्पेक्ट अपनी सोसाइटी में बना के रखती हैं, ठीक है। हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी लाइब्रेरीज जरूरी हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, ठीक है, ये रिलेटेड है ना। हम बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा, हाई होगा। हाई होगा तो क्या होगा, फिर ये डेवलपमेंट्स होंगे, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक और क्रिएटिव एक्टिविटीज। दे आर व्हीकल्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हैं, ये सब हुए हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो ये कि हम इस दिशा में भी जाते हैं, ठीक है। दी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम चाहे स्कूल हो गया, चाहे कॉलेज हो गया, चाहे यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये दे आर दी गेटवेज टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये द्वार हैं किसके लिए, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप एक नीड को जो है थोड़ा सा क्रिस्प 2-4 पॉइंट लाइब्रेरी का नीड और पर्पज अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज जरूरी क्यों हैं, इंपॉर्टेंट फॉर बेटर एजुकेशन, लाइब्रेरीज फॉर एडुकेट इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरीज फॉर बेटर सिटीजन बनने के लिए इसलिए जरूरी है। नीड, पर्पज, ठीक है, इंपॉर्टेंस, सब इसी से आप लोग ये जो 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसी को अपने सिंपल वर्ड्स में चेंज करके आप अपने नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ लाइब्रेरी, क्योंकि देखिएगा आप EMRS के सिलेबस में अगर मैं दिखाऊं आपको टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, तो इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल सा थोड़ा सा देख लीजिए कि टाइप ऑफ लाइब्रेरीज क्या है। इसको अभी के लिए जो है अगर नोट्स में लिखना है तो सिंपल सा लिख लीजिए कि कितने प्रकार की लाइब्रेरीज होती हैं। मेनली 3 प्रकार की होती हैं, एकेडमिक, पब्लिक एंड कौन सी, स्पेशल लाइब्रेरीज, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है जल्दी से बता देता हूं, मैं वैसे पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही देख लीजिए कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है। एकेडमिक लाइब्रेरी इज अटैच्ड, ठीक है, दिस इज लाइब्रेरी अटैच्ड टू एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, किसी भी एकेडमिक यानी जहां पे पढ़ाई होती है उस लाइब्रेरी से अटैच्ड इंस्टीट्यूट क्या है, ठीक है, क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक है। अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए या यूनिवर्सिटी हो गया, इनमें जो लाइब्रेरीज हैं इनको एकेडमिक लाइब्रेरी बोला जाता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि तो लाइब्रेरी तो सर इसी में होना चाहिए, स्कूल कॉलेज, ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। इवन हमारे घर में भी एक छोटा सा कॉर्नर बना के हम लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ पार्लियामेंट लाइब्रेरी तो वो एकेडमिक लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि वो पर्पस फुलफिल कर रही है किसके लिए, जो हमारे MPs हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, दैट इज नॉट एन एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन से आ गए, स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए और यूनिवर्सिटीज आ गए, ठीक है। ये समझ गए एकेडमिक लाइब्रेरी क्या हो गए कि दैट इज रिलेटेड लाइब्रेरी दैट इज रिलेटेड टू एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अब पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, पब्लिक लाइब्रेरीज आर जनरली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारी मेंटेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं, एग्जांपल पहले ही बता दूं, तो जिले की जो लाइब्रेरी होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कम्स अंडर गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक है, दिल्ली में जाओगे तो आप जो पूरे दिल्ली में फैली हुई है उसके लाइब्रेरीज के ब्रांचेस, तो ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, यानी दैट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लाइब्रेरी दैट इज फॉर द पीपल एंड दी बाय द पीपल, ठीक है, यानी बाय द पीपल मतलब हो गया गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज ओपन फॉर एवरीवन, इसमें सभी के लिए ओपन है इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, ठीक है, या वो मेल है फीमेल, या ऑक्यूपेशन क्या है,
ठीक है, या उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी जाए, अपना लाइब्रेरी का मेंबरशिप ले और पढ़ाई करे। ठीक है, ठीक, इसको बोलेंगे हम पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरी कैटेगरी आती है स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी दैट इज नॉट मेंटेन्ड फॉर द academic for the general public. It is a library that is made for any special purpose, special purpose। ठीक है, स्पेशल पर्पज के लिए जो लाइब्रेरी बनी है उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल लाइब्रेरी। अगर मैं बोल दूं जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी लाइब्रेरी क्या है, इसी के लिए बनी है, DRDO के लिए ही बनी है, क्योंकि वेरियस इंफॉर्मेशन होता है, इसमें आम पब्लिक नहीं जा सकते। इसमें साइंटिस्ट वगैरह जो वहाँ पे रिसर्च पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, तो ये स्पेशल किसके कैटेगरी में आएगा, स्पेशल लाइब्रेरी के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जो स्पेशली स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूजर के लिए बनी हुई है उसको स्पेशल लाइब्रेरी। ये तीन मेन लाइब्रेरी पर्पज, मतलब तीन मेन क्लासिफिकेशन है। बाकी आप वो भी बोल सकते हैं नेशनल लाइब्रेरी, जो नेशनल लेवल की लाइब्रेरी होती है। अपने इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी है कलकत्ता में, USA में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट और लाइब्रेरी जो गवर्नमेंट की हैं। ठीक है, तो इस 3-4 प्रकार की लाइब्रेरीज होती हैं, ये सिंपल सी आप लोगों ने देख लिया होगा इसमें। ठीक है, मेनली 3, बट आप 4-5 लेवल का ये डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। आई होप आपको ये आज के लेक्चर में ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि सोसाइटी क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन कैसे उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर लाइब्रेरी का डेफिनेशन और लाइब्रेरी का नीड एंड पर्पस। देन हमने क्या देखा कि लाइब्रेरीज के कितने टाइप्स हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अभी के लिए देख लिया। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी लाइब्रेरी जो सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होना चाहिए। तो इट शुड हेल्प द लाइफ लॉन्ग एंड सेल्फ एजुकेशन। लाइब्रेरी सोसाइटी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग एंड सेल्फ एजुकेशन। अब कोई वृद्ध व्यक्ति है जो 60 एज का है, वो भी तो जाके भाई लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। ठीक है, तो सोसाइटी में जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए या सेल्फ एजुकेशन के लिए, ठीक है, इसके लिए यूज हो सकता है या हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, अब लाइब्रेरीज को क्या करना चाहिए सोसाइटी में, जब कोई लाइब्रेरी है तो इंफॉर्मेशन अप टू डेट पर प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी रिसेंट इंफॉर्मेशन जो करेक्ट हो। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट में, उसमें हिंदी की बुक्स हो गई, इंग्लिश की बुक्स हो गई, मैथ्स की बुक्स हो गई। ठीक है, स्टोरीज, नॉवेल्स। इट शुड डिस्ट्रीब्यूट इन एन अनबायस्ड एंड, यानी कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए कि वो अमीर है, गरीब है, या वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या वो कम पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वल। ठीक है, इक्वलिटी का प्रिंसिपल आता है लाइब्रेरीज को सोसाइटी में। ठीक है, इट शुड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी ड्राइव बाय इन्फॉर्मिंग टॉप मैनेजमेंट्स ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड इन डाइवर्स इंटरप्राइज। ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जिनको भी चाहिए उनको प्रोवाइड करना, चाहे जो वो लाइब्रेरी हो, जिससे रिलेटेड लाइब्रेरी हो, उस फील्ड में अच्छे से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। ठीक है, सभी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, जो ह्यूमैनिटी की क्या है, लिटरेरी रिमेन्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसको प्रिजर्व करना। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो सके, कल्चर प्रमोट हो। ठीक है, और रिसर्च वगैरह में भी हेल्पफुल हो। इट शुड वर्क फॉर कंटिन्यूड सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग के लिए जो है क्या हो, इसको भी बढ़ावा दे लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी सोसाइटी में कैसे रोल प्ले कर रही है, द लाइब्रेरी हैज एजुकेशनल रोल, फिर इंफॉर्मेशन रोल, फिर पॉलिटिकल रोल, फिर इकोनॉमिक रोल, इंडस्ट्रियल रोल, कल्चरल। ठीक है, एंटी कोरियन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, सोसाइटी में सिंपल सा लाइब्रेरी कैसे रोल प्ले कर रही है। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करे,
इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोवाइड करे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप ऊपर वाला स्किप कर दीजिए, लेकिन इसको जरूर से जरूर आपको लिख लेना है अपने नोट्स में। ठीक है, अब नोट्स में क्या चीज इंक्लूड करेंगे? पहले सिंपल हमने देखा सोसाइटी, सोसाइटी का डेफिनेशन इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब फिर लाइब्रेरी हमने देखा, लाइब्रेरी का डेफिनेशन देखा। ठीक है, लाइब्रेरी नीड एंड पर्पस भी देखे उसके। फिर टाइप्स देखे, टाइप ऑफ लाइब्रेरी। इन सब का छोटा छोटा नोट्स बनाने के बाद आप आ जाओगे फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी लाइब्रेरी जो है सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है मटेरियल, मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, मटेरियल चाहे वो बुक हो गए, मैगजीन हो गए। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनलार्ज होता है द माइंड, माइंड हमारा इनलार्ज होता है। ठीक है, हमारे अंदर प्रीजुडिस नहीं आता, यानी हम पक्षपात नहीं करते। ठीक है, इट इट implied that making the truth easy and rapid for everyone who seeks it। लाइब्रेरीज या बुक्स में जो है कोई बायसनेस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन वो ट्रुथ को एज इट इज वहां से हम अवेल कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी मस्ट बी करंट एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज को। इसमें सिंपल सा एक लाइन लिख लीजिए कि लाइब्रेरी कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, सर्विसिंग द मटेरियल्स, यानी यूजर्स तक रिसोर्सेज को पहुंचाना। ठीक है, जो भी कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं और अदर मटेरियल हैं, इनको क्या हुआ जो है ऑर्गेनाइज करना, देन इसको एसेसिबल बनाना। ठीक है, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन करने के बाद इसको मटेरियल को जो है उधार देना। ठीक है, लेंड करना। ठीक है, और उनको एसेसिबल बनाना। सर्विसिंग द मटेरियल, यानी जो बुक्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्वायर करना और फिर उसको क्लासिफाई कैटलॉग करने के बाद, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ये हम लोग बाद में देखेंगे, उसको क्या होता है यूजर तक पहुंचाना। ठीक है, फिर एजुकेशनल फंक्शन को भी पूरा करना। ठीक है, बुक्स रीडिंग्स ये जो है पावरफुल इन्फ्लुएंस है किस पर, सोसाइटी पर। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेना, आप लोग देख ले सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर एडल्ट एजुकेशन, यानी जो लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पूरी जीवन भर पढ़ना चाहते हैं, जो बड़े हो गए हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन को भी ये प्रमोट करती है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये नहीं कि हम बस पढ़ लिए और जो है नौकरी पा गए उसके बाद हमारी पढ़ाई लिखाई छूट गई, ऐसा नहीं है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो एडल्ट एजुकेशन में भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, करती है। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है रिक्विजिट रीडिंग मटेरियल एंड इन्वायरमेंट फॉर इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है, फिर कम्युनिटीज इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, क्या करता है कि ये कम्युनिटी का इंफॉर्मेशन सेंटर, जो भी हमारा आसपास का एरिया है, आप देखते होंगे लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी का इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में भी डेवलप होता है लाइब्रेरी। फिर रिक्रिएशन यानी इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, जब हमारे पास फ्री टाइम है, लेजर का टाइम है, तो हम जाके नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिक्रिएशन के लिए। फिर क्या हो गया हमारा नेक्स्ट रोल, कैसे हो गया, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी है ना, रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, उसको भी स्ट्रेंथन करता है। कैसे, कैसे कि आइडियाज, आइडियाज होते हैं बुक्स में। ठीक है, जो अच्छे आइडियाज होते हैं हम उनको इनफॉर्म, गुड आइडियाज। ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर वो जो है अवेलेबल करते हैं। ठीक है, यूजर्स के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। ठीक, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि
वो लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब फिर रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन अ सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो है लाइब्रेरी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, रोल एज ए डिसिमिनेटर, यानी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिसिमिनेट करती है रिक्वायर्ड यूजर को। ठीक है, जिनको भी यूजर्स को जरूरत होती है उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। ठीक है, सिंपल सा दो दो लाइन जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं। लाइब्रेरी एज ए प्लेस काम करती है। ठीक है, ठीक है, जहां पर हम लोग जाके अपना फ्री टाइम में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। कॉन्टिन्यू एजुकेशन का जो अभी पहले ही डिस्कस किया हूँ। ठीक है, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन हो गया, या बच्चे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या नोवेल या स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या हो गया, ये एजुकेशन को कंटिन्यू करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यूजर एजुकेशन रोल्स, क्या ये कैसे हुआ, रीडिंग हैबिट बनाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कंप्यूटर के बारे में भी हम सीखते हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है कि कंप्यूटर भी आजकल रखा जाता है। ठीक है, इंकरेजिंग यूज ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड सर्विसेज, लाइब्रेरी कलेक्शन और मतलब सर्विसेज को इनकरेज किया जाता है यूज करने के लिए। स्टिमुलेशन ऑफ रीडिंग, यानी रीडिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कैसे रोल प्ले कर रहा है, रीडिंग के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, जिससे रीडिंग हैबिट पब्लिक में बन सके। ठीक है, ये हायर एजुकेशन में कैसे रोल प्ले कर रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च, डिसमिनेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज स्टोर्ड इन सच डॉक्यूमेंट टू स्टेक होल्डर, यानी सारे इंफॉर्मेशन को जो उसके रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो जो उन एजुकेशन में से रिलेटेड फील्ड में इन्वॉल्व हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। सर्विंग एज ए गेटवे ऑफ कलेक्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों में भी क्या करता है, लाइब्रेरी एज अ रोल प्ले करता है। रिसर्च में रोल प्ले करता है, रोल इन रिक्रिएशन में बताया ऑलरेडी। ठीक है, इन सब चीज़ों में जो है फिर क्या करता है, सोशल एंड कल्चरल रोल्स भी लाइब्रेरी प्ले कर सकता है, करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, हम यहाँ से देख सकते हैं ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो अब मैं बताऊं आपसे। ठीक है, हमने नोट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लिख लीजिए सोसाइटी का डेफिनेशन जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, सोसाइटी देख लीजिए। ठीक है, फिर आप आ जाइए इंफॉर्मेशन इसमें कैसे इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ उसी में सोसाइटी में ही देख लिया। अब आ गए हम लाइब्रेरी का डेफिनेशन लिख लेंगे। लाइब्रेरी लाइबर वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और लाइब्रेरी का डेफिनेशन हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, नीड और पर्पज क्या है लाइब्रेरी का। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, ये होना चाहिए। और रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी, ये एक ही चीज लिख लीजिएगा आप। और रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी, इसका पॉइंट बना के आप जो भी मैंने डिस्कस किया है 7 8 10 पॉइंट जितना भी हो सके आप लिख के रख लीजिए। अब इसमें से जरूरी क्या हुआ, जो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है इसको आप क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइब्रेरी है, एंड डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन अ सोसाइटी। यानी डेफिनेशन क्या है लाइब्रेरी का। ठीक है, डेफिनेशन और कैसे लाइब्रेरी जो है सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक क्वेश्चन ये बनेगा
ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनाएगा तो यही बनाएगा, इससे हटके कुछ नहीं आने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये चीज़ आप कुछ मत नोट्स बनाइए, तो इतने का जो है नोट्स आप लोग बना लीजिए कि लाइब्रेरी का डेफिनेशन क्या है और लाइब्रेरी का रोल क्या है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। तो हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी डिस्कस किया है, ठीक है। इतना ही इसमें देखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगर ये हमारे सिलेबस की बात की जाए तो हमने आज क्या देखा है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी की हिस्ट्री कैसे है, कहाँ से शुरुआत होती है। आज मॉडर्न एज में तो ऐसे तो नहीं थी लाइब्रेरी, कैसे कैसे डेवलप हुई, कहाँ कहाँ डेवलप हुई, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप हमने सोशल एस्पेक्ट कवर कर लिया है, ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मेरा मेल आईडी है, आपको कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं इस मेल आईडी पर thelibrarianshow@gmail.com, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, वेट करिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, लेक्चर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। और मैंने रिसोर्सेस यूज किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के रिसोर्सेस को, ठीक है। आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू ऑल।